हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक दैट इज रेक्टिफायर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? दिष्टकारी, अर्धतरंग दिष्टकारी, पूर्ण त्रिभुज दिष्टकारी और उसका फिल्टर परिपथ। थोड़ा सा बाहर नॉइस आ रहा है, ठीक है, बच्चे लोग खेल रहे हैं, इस पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे। आप ध्यान देंगे बोर्ड पर और मेरी आवाज पर। ठीक है, जब मैं इस शोरगुल के बीच पढ़ा सकता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी पढ़ सकते हैं। ओके डियर, तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज? रेक्टिफायर। तो दिष्टकारी किसे कहते हैं? तो ये चीज वास्तव में क्या चीज है पता है? डायोड हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा? पीएन संधि डायोड हमने देख लिया, अगर बायस पश्च बायस देख लिया उसका। ठीक है, डायोड का ये क्या चीज है पता है? एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है कि डायोड को हम कैसा जो है इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे रूपों में इस्तेमाल करते हैं, उसी में से एक जो है आज हम पढ़ेंगे डायोड का। डायोड तो भाई मैं बता रहा हूँ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान उठा लो आपको डायोड एकदम इजीली देखने को मिल जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां बिना डायोड के इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां की कल्पना करना भी संभव नहीं, ऐसा हो गया आज के समय में। समझ में आया? तो डायोड जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो डायोड जो होता है डियर स्टूडेंट, उसका दिष्टकारी एज अ रेक्टिफायर। ठीक है, डायोड का दिष्टकारी के रूप में उपयोग ये दो प्रकार से किया जाता है। और क्या होता है दिष्टकारी? सुनिए, दिष्टकारी, ठीक है, रेक्टिफायर बोलते हैं इंग्लिश में, रेक्टिफायर। तो क्या होता है रेक्टिफायर? एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में, या धारा को, एसी प्रत्यावर्ती धारा को डीसी प्रत्यावर्ती धारा में बदलने की जो युक्ति होती है दैट इज नोन एज दिष्टकारी या रेक्टिफायर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो हम इसके माध्यम से क्या करेंगे? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? तो ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा या उल्टता को दिष्ट धारा या उल्टता में परिवर्तित करता है दिष्टकारी कहलाता है। और इस प्रक्रिया को, परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम दिष्टकरण कहते हैं। दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि का डायोड का उपयोग किया जाता है, जिसमें अग्रबायस का उपयोग किया जाता है। कौन से? अग्रबायस का उपयोग किया जाता है। पीएन संधि डायोड के अग्रबायस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पीएन संधि डायोड के अग्रबायस में ही धारा प्रवाहित होती है, पश्च बायस में नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग। अर्धतरंग, इसको दो भाग में बांटा गया है, अर्धतरंग एवं पूर्ण तरंग। ठीक है, क्यों अर्धतरंग बोला जाता है आपको पता चलेगा। अर्धतरंग दिष्टकारी। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक सिंपल यहाँ पे मैं चित्र बना रहा हूँ, आप देखिएगा इसकी आत्मा यही है मान के चलिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रहता है स्पेशल, ये देखिए, ये रहता है हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर। अब बता दो भैया अपचाई ट्रांसफर किसे कहते हैं? अपचाई ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है डियर स्टूडेंट जो हाई वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ठीक है, निम्न वोल्टेज में, और धारा के मान को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, और वोल्टेज के मान को घटा देता है। ठीक है, धारा के मान को बढ़ा देता है और वोल्टेज के मान को घटा देता है। अपचाई ट्रांसफार्मर हमेशा याद रखिएगा, मैं पढ़ा चुका हूं अध्याय 7 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वहां पर हम लोग पढ़े हैं क्या चीज? ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो अपचाई ट्रांसफार्मर में डियर स्टूडेंट क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, उसका प्राथमिक कुंडली हमेशा क्या होता है? प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होता है और द्वितीयक कुंडली में कम होती है। ठीक है, और यहाँ क्या लगा देते हैं? एक डायोड लगा देते हैं भाई, क्योंकि ये डायोड है, डायोड पढ़ रहे हैं हम लोग। पीएन संधि डायोड लगा देते हैं, पीएन डायोड है, सपोज करते हैं डी। ठीक है, और यहाँ पे एक लगा देते हैं लोड, आरएल, लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस क्या होता है यार? लोड रेजिस्टेंस कुछ नहीं है मेरे भाई, लोड रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है किसी भी प्रकार का ऐसा चीज लगा देना जो क्या करे? धारा को गेन करे। जैसे कि बल्ब हो गया, पंखा हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ सपोज करो मैं बल्ब लगा दूंगा, एक बल्ब ही समझिए, एक्स वाई। ओके, इस प्रकार यह है प्राथमिक और यह है द्वितीयक सिरा, प्राइमरी सिरा, प्राइमरी, और ये क्या है? सेकेंडरी। ओके, और क्या चीज बच गई इसमें? अच्छा, एक चीज और बच गया है, ये देखो आप क्या क्या बच गया है, ए बी। ओके, ए एंड बी।
आप इसको ऐसा बनाना है तो ऐसा बना सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है ऐसा एकदम डिजाइन वाला बनाना। ये लीजिए, चलो अब ज्यादा अच्छा लगेगा। ये लो रे भैया, बी और ये है A, अब सही है। तो ये बन गया हमारा क्या चीज, अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ। ठीक है, तो यहां से प्रारंभ करिएगा। अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का उपयोग करने हेतु उसका नामांकित चित्र या परिपथ, विद्युत परिपथ चित्र में प्रदर्शित किया गया है, जहां T एक अपचाई ट्रांसफार्मर है, जहां T एक अपचाई ट्रांसफार्मर है, AC वोल्टेज T एक अपचाई ट्रांसफार्मर है, D एक डायोड है एवं RL निर्गत लोड प्रतिरोध है। उपयुक्त परिपथ में अपचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के साथ प्रत्यवर्ती वोल्टता लगाई जाती है एवं द्वितीयक कुंडली के साथ लोड और श्रेणी क्रम में ही एक जो है डायोड लगा दिया जाता है। यह डायोड अग्रबायस के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, इतना लिख लेंगे, समझ आएगा सबको, इतना समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब देखते हैं इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है। क्या वर्किंग प्रोसेस? वर्किंग प्रोसेस कुछ ऐसा है, जब पीएन संधि डायोड के, या कैसे कहेंगे, जब यहां पे इसका और चित्र बनेगा ना, यही कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका और चित्र बनेगा। यह है हमारा निवेशी सिग्नल, निवेशी, और यह है निर्गत। ठीक है, यहां इसको हम लोग बोलते हैं निवेशी, निवेशी को प्राथमिक कुंडली में लगाते हैं, और ये क्या है, निर्गत है। क्या है, निर्गत। निर्गत, ठीक है, निर्गत वोल्टेज हमको वहां मिलेगा, निवेशी वोल्टेज हम यहां लगाएंगे। तो जब अपचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है, निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण द्वितीयक कुंडली में भी विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। निवेशी सिग्नल के प्रथम अर्धचक्र में, ध्यान रखिएगा मेरे वर्ड को समझते जाइएगा। हम सबको पता है प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हम लोग V नॉट साइन ओमेगा टी से शो करते हैं। ठीक है जी, और प्रत्यावर्ती धारा को I = I नॉट साइन ओमेगा टी से प्रदर्शित करते हैं, सबको पता है। और क्या होता है, प्रत्यावर्ती जो होता है वोल्टेज हो चाहे धारा हो, तो प्रत्यावर्ती का मतलब होता है जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ परिवर्तित होता हो। तो ये धनात्मक दिशा, ये ऋणात्मक दिशा है। ठीक है, इसको प्रत्यावर्ती बोलते हैं। तो ये क्या हो रहा है, समय के साथ इसका परिमाण ही बदल रहा है। देखिए यहाँ परिमाण सर्वाधिक है और यहाँ परिमाण क्या है, कम है। यहाँ परिमाण क्या है, कम है कि नहीं, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो इसका परिमाण भी बदल रहा है, साथ साथ में धनात्मक दिशा, ऋणात्मक दिशा, ऊपर नीचे, अर्थात ये क्या है, प्रत्यावर्ती है। तो प्रत्यावर्ती ऐसे चलता है। लेकिन दिष्ट में क्या खास बात होती है, दिष्ट में परिमाण तो बदल सकता है लेकिन दिशा कभी नहीं बदलता। ठीक है, तो हमको किसको में कन्वर्ट करना है, प्रत्यावर्ती को, निवेशी हम प्रत्यावर्ती दे रहे हैं, उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, निर्गत को डीसी करंट में, डीसी वोल्टेज में बदलना है हमको। और उसका काम कौन करता है, डायोड करता है। उस काम को कौन करता है, डायोड करता है। कैसे करता है, एकदम मस्त है, बेहतरीन है, पूरा चीज कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, यहां हम प्रत्यावर्ती दे रहे हैं, तो प्रत्यावर्ती दे रहे हैं मतलब ये दे रहा है, तो इसके अर्ध तरंग दृष्टिकारी के, सॉरी, प्रत्यावर्ती धारा के या प्रत्यावर्ती वोल्टेज, धारा लिखो या वोल्टेज लिखना, जो भी लिख सकते हैं आप। ठीक है जी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में, प्रथम अर्धचक्र में, प्रथम अर्धचक्र है, अर्धचक्र आधा, अर्धचक्र में, प्रथम अर्धचक्र में जब प्राथमिक प्रत्यावर्ती धनात्मक अर्धचक्र लगाया जाता है तो द्वितीय कुंडली में क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण। इस समय द्वितीय कुंडली के सिरा A को सिरा B के सापेक्ष धनात्मक स्थिति में रखा जाता है और सिरा B को सिरा A के सापेक्ष ऋणात्मक स्थिति में रखा जाता है। धनात्मक स्थिति में होने के कारण क्या होता है, पीएन संधि डायोड में धारा अग्रबायसित होता है, अर्थात धारा प्रवाहित होने लगता है। इस स्थिति में पीएन संधि डायोड अग्रबायस में होता है, अतः क्या होगा,
लोड प्रतिरोध में से होकर धारा प्रवाहित होने लगती है और वह धारा x से y दिशा में प्रवाहित होती है। इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया? मैं बता रहा हूँ, देखो क्या होता है। ये बैटरी का धन सिरा के तरह कार्य कर रहा है और प्रथम अर्ध चक्र में हम इसको कैसे रखें? धनात्मक सिरे पर रखें, इसको ऋणात्मक पर। तो भैया मेरे कल ही तो हम लोग पढ़े हैं, बैटरी के धन सिरा को जब हम लोग क्या करते हैं, पी क्षेत्र से जोड़ते हैं, पी क्षेत्र से, और बैटरी के ऋण सिरा को जब एन क्षेत्र से जोड़ते हैं तो क्या होता है, पी क्षेत्र के होल प्रतिकर्षित होकर के संधि की ओर चलता है और हमारा जो है एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर के बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर के इधर चलते हैं, संधि की ओर चलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, धारा प्रवाहित होने लगता है। तो वही चीज तो हो रहा है, इधर धनात्मक सिरे से प्रतिकर्षित होगा, ठीक है, इधर ऋणात्मक सिरे से एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होंगे और धारा प्रवाहित होने लगेगा। कैसे पता चलेगा? ये जो लोड है, मैं क्या बताया, ये एक बल्ब है, तो ये बल्ब क्या होने लगेगी, जलने लगेगा। तो इस प्रकार x से y दिशा में जो है हमारा धारा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन इधर से चलेगा तो उसकी विपरीत दिशा में, मतलब धारा जो है ऊपर से नीचे की ओर x से y की दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। तो हमें क्या मिला, वो निर्गत, ये क्या है, निर्गत है, निर्गत वोल्टेज क्या मिल गया, निर्गत वोल्टेज मिल गया, मिला कि नहीं मिला? निवेशी वोल्टेज के सापेक्ष हमको निर्गत वोल्टेज मिल गया। तो इस प्रकार एक्स वाई दिशा में धारा प्रवाहित होती है, किंतु यह धारा जैसे जैसे प्रत्यावर्ती धारा के मान में कम ज्यादा किया जाता है, वोल्टेज में कम ज्यादा करते हैं, तो उसी के सापेक्ष यह भी कम ज्यादा होने लगता है। इस प्रकार प्राप्त जो धारा होती है वह स्पंदमान होती है। कैसा होता है? स्पंदमान होता है, ठीक है जी, स्पंदमान होता है। मतलब जिसकी 5 एम्पियर का प्रवाहित करे तो आपको 5 ही एम्पियर का नहीं मिल रहा है, वहां वो क्या हो रहा है, 3 4 5 3 4 5 ऊपर नीचे कम ज्यादा हो रहा है, तो उसको बोलते हैं स्पंदमान। तो वहां हमको कैसा वोल्टेज मिल रहा है या कैसा धारा मिल रही है, स्पंदमान धारा मिल रही है। अब देखिएगा द्वितीय अर्ध चक्र में क्या होता है मेरे भाई, ये प्रत्यावर्ती है इसलिए तो दोनों दिशा में बहेगी। द्वितीय अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के द्वितीय अर्ध चक्र में इस सिरा ए को ऋणात्मक एवं सिरा बी को धनात्मक स्थिति पर रखा जाता है। चूंकि सिरा ए सिरा बी के सापेक्ष ऋणात्मक स्थिति में होता है, अतः पी जो डायोड होता है, पीएन संधि डायोड, वह पश्च बायस में होता है, क्योंकि इसका पी क्षेत्र ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। तो पश्च बायस में होने के कारण इस पीएन संधि डायोड में से किसी भी प्रकार का धारा प्रवाहित नहीं होता और न ही इस RL लोड प्रतिरोध में कोई किसी भी प्रकार का मान्य धारा प्राप्त होता है, अर्थात बल्ब नहीं जलता, ठीक है। इस स्थिति में हमें कोई भी प्रकार का धारा प्रवाहित प्राप्त नहीं होता, यहाँ कोई किसी भी प्रकार का धारा हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। अब तीसरी स्थिति में देखिएगा, तीसरी स्थिति में क्या होता है, इसको मैं बहुत थोड़ा सा बड़ा बना दिया, चल थोड़ा छोटा करता हूँ इसको, ये लीजिएगा, ऐसा मैं बनाता हूँ थोड़ा सा स्पीड में, जल्दी से टेंशन ना ले। ये तो पहले अर्ध चक्र में क्या हुआ, प्रवाहित हुआ। दूसरे अर्ध चक्र में ये तो प्रवाहित किया हमने, प्रत्यावर्ती धारा इसलिए नीचे में बहा, ठीक है, इस वाले में निवेशी में, लेकिन निर्गत में हमको किसी भी प्रकार का प्राप्त नहीं हुआ। अब तीसरे अर्ध चक्र में क्या होगा, तीसरे अर्ध चक्र में डियर स्टूडेंट फिर से हम क्या करेंगे, इसको धनात्मक स्थिति में रखेंगे और इसको क्या कर देंगे, ऋणात्मक में रख देंगे। तो फिर से धनात्मक में होगा तो फिर से वो क्या होगा, पीएन संधि डायोड पर अग्र बायस हो जाएगा, जिसके कारण से आपको पुनः लोड प्रतिरोध पर हमको क्या मिलेगा, धारा प्राप्त होगा, इस प्रकार, ठीक है। चौथी स्थिति में इधर जब फिर से इसको ऋणात्मक करेंगे, ठीक है, इसको धनात्मक करेंगे तो फिर से हमको किसी भी प्रकार का धारा प्राप्त नहीं होगा मेरे भाई, नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसमें चूंकि आधे तरंग पर, अर्ध तरंग पर जो है, अर्ध तरंग पर आधे पर हमें वोल्टेज, दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है, दिष्ट धारा प्राप्त होती है, किंतु आधे पर नहीं प्राप्त होता, इस कारण हम इसको क्या बोलते हैं, अर्ध तरंग दिष्ट कार्य बोला जाता है, क्योंकि इसके एक ही अर्ध चक्र पर आपको प्रत्यावर्ती जो है दिष्ट वोल्टेज की प्राप्ति होती है। समझ में आ गया सबको अच्छे से, एकदम क्लियर होना चाहिए, आता है मोस्ट टाइम भी है, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ये चित्र भी बनाना है, इसको भी बनाना है, दोनों को बनाना है। ये निवेशी है और निर्गत है। निवेशी वोल्टेज लिख दो तो भी चलेगा, निवेशी धारा लिखोगे तो भी चलेगा, निवेशी वोल्टेज, ठीक है, और निर्गत वोल्टेज, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज लगाओगे तो वोल्टेज मिलेगा, धारा लगाओगे तो धारा मिलेगा, ठीक है मेरे भाई, इतना समझ में आ गया। अब देख लेते हैं इसका दोष क्या है। इसका दोष ये होता है
कि यह इसमें प्राप्त होने वाला वोल्टेज असतत होता है, डिसकंटिन्यू होता है, कंटिन्यू प्राप्त नहीं होता, जिसके कारण इसकी जो दक्षता होती है, आपको पूरा लिखना है ना, इसमें प्राप्त होने वाली वोल्टेज असतत होता है, जिसके कारण इसकी दक्षता मात्रा होती है कितना 40%। कितना परसेंट होती है दक्षता? 40%। आप 100% दे रहे हो, निवेशी दे रहे हो, तो आपको 40% आउटपुट मिलता है। निवेशी 100% तो आउटपुट कितना, समझ में आ रहा है? ये चीज। दूसरा क्या है? दूसरा ये डियर स्टूडेंट, दूसरा इसमें दोष ये होता है कि इसमें जो डीसी करंट प्राप्त होता है, डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है, वह पूर्णतः विशुद्ध नहीं होता, पूर्णतः विशुद्ध नहीं होता। इसमें एसी वोल्टेज भी होती है। इस कारण इसे हम स्पंदमान वोल्टेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पंदमान वोल्टेज कहते हैं। इसमें डीसी एसी दोनों रहता है, लेकिन लास्ट में मैं बताऊंगा उसको प्यूरिफाई कैसे किया जाता है, उसको अलग कैसे किया जाता है, ठीक है, वो लास्ट में पढ़ेंगे। अभी इसके बाद हम पूर्ण तरंग निष्ठकारी देखेंगे। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई। दूसरा क्या रहा? स्पंदमान। हमको कैसे वोल्टेज मिलता है? वोल्टेज जो है कैसे प्राप्त हो रहा है? स्पंदमान प्राप्त हो रहा है, स्पंदमान। ओके, तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट पूर्ण तरंग निष्ठकारी। तो देखिए कैसे बनाना है पूर्ण तरंग निष्ठकारी का चित्र जो है बनाना है आपको कुछ इस प्रकार। ये है हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर टी, ठीक है। इसके एक सिरे में लगा देंगे डियर हम लोग क्या चीज, प्राथमिक कुंडली ऐसा, और इस प्राथमिक कुंडली के साथ एक प्रत्यावर्ती वोल्टता इस प्रकार, एसी वोल्टेज निवेशी, ठीक है, वोल्टेज जिसको हम लोग निवेशी सिग्नल निवेशी भी कहते हैं, निवेशी वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है। दूसरे में इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ये देखिएगा कैसे। यहाँ एक्चुअल में दो डायोड का उपयोग किया जाता है। यहाँ से द्वितीयक कुंडली के बिंदु ई से एक तार निकालते हैं। इस तार के साथ हम लोग क्या लगा देते हैं? लोड प्रतिरोध को लगा देते हैं इस प्रकार से, लोड प्रतिरोध RL। यह है सिरा एक्स वाई, यहाँ पे लिख दीजिए या यहाँ पे लिख दीजिए, ये लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एक हम डायोड लगा देंगे D1, दो डायोड काम करेगा यहाँ D1, और एक डायोड हमारा रहेगा इधर D2, इस प्रकार ये लीजिए। ओके, यहाँ बिंदु A और यहाँ बिंदु B, और कुछ, और यहाँ पे है हमारा निर्गत सिग्नल। यही लोड पर ही क्या मिलेगा हमको? निर्गत वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज, ठीक है। और मैं बता दिया ना, पहले से बता चुका हूं कि लोड प्रतिरोध के रूप में आप किसका उपयोग कर सकते हो? एक बल्ब का, पंखे का, किसी भी प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति का उपयोग कर सकते हो। सबके सब किसका कार्य करता है? प्रतिरोध का कार्य करता है। वो सिर्फ चेक करने के लिए हम वहां पे वो चीज लगाते हैं। तो यह पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी रेक्टिफायर डायोड का दिष्टकारी के रूप में प्रयोग, ठीक है। तो हम सबको समझ में आ गया कि दिष्टकारी का कार्य क्या होता है। वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को डिस्ट वोल्टेज में, डीसी करंट में, या एसी करंट को डीसी करंट में बोलिए, या एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में जो बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दिष्टकारी कहते हैं, और इस प्रक्रिया को दिष्टकरण कहते हैं, ठीक है। अर्ध तरंग दिष्टकारी हमने देख लिया, पूर्ण तरंग दिष्टकारी देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में डायोड का परिपथ प्रदर्शित किया गया है, जहां T एक अपचाई ट्रांसफार्मर है, D1 D2 दो डायोड है, D1 D2 दो डायोड है, RL एक जो है लोड प्रतिरोध है, ठीक है, लोड प्रतिरोध, लोड रेजिस्टेंस है। सबको पता है अपचाई ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? अपचाई ट्रांसफार्मर का काम होता है डियर स्टूडेंट, वोल्टेज को घटाना और करंट को बढ़ाना, इंक्रीज करना, ठीक है। हमेशा उसके प्राथमिक कुंडली पर जो प्राइमरी कुंडली होता है वहां हमेशा फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स सेकेंडरी कुंडली की तुलना में अधिक होता है। इतना वर्णन कर लिया आप। अब देखिए आगे क्या लिखना है आपको। इसके बाद वर्णन करने के बाद प्राथमिक कुंडली, अपचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के साथ निवेशी वोल्टेज को लगाया जाता है, एवं द्वितीयक कुंडली के साथ D1 D2 दो डायोड तथा लोड प्रतिरोध RL को
लगाया जाता है। जब प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फलस्वरूप वह द्वितीय कुंडली पर भी प्रेरित हो जाता है। ओके, द्वितीय कुंडली पर भी प्रेरित हो जाता है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि वहां आप लोग देखिए, दैट इज निवेशी वोल्टेज, निवेशी वोल्टेज, और ये है निर्गत वोल्टेज, निर्गत वोल्टेज। ये बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। निर्गत वोल्टेज, निवेशी वोल्टेज, ठीक है, निर्गत वोल्टेज, निवेशी वोल्टेज। अब हम लोगों को चेक करना है, और इसको पूर्ण तरंगिष्टकारी क्यों कहते हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये देखिए, जब वोल्टेज लगाया जाता है तो प्रेरित हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में, धनात्मक प्रथम अर्धचक्र में, धनात्मक एवं प्रथम अर्धचक्र में, क्योंकि एसी जो वोल्टेज है और धारा है मेरे भाई वो दोनों ही दिशा में बहती है, जबकि हमारा जो डीसी करंट या वोल्टेज जो होता है वो केवल एक ही दिशा में बहता है, उसका परिमाण बदल सकता है लेकिन दिशा नहीं। जबकि प्रत्यावर्ती का क्या होता है, एसी का क्या होता है, उसका दिशा और परिमाण दोनों बदलते हैं। तो ये क्या है, एसी है। तो इसके धनात्मक अर्धचक्र में, निवेशी सिग्नल के धनात्मक अर्धचक्र में डायोड बिंदु ए को बिंदु बी के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखा जाता है, धनात्मक विभव पर रखा जाता है। अतः यह ई के सापेक्ष भी, यह बिंदु ई के सापेक्ष भी क्या रहता है, बिंदु ई के सापेक्ष भी धनात्मक विभव पर रहता है। अतः यह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, एवं बिंदु बी बिंदु ए के सापेक्ष ऋणात्मक में रहता है। अतः यह बिंदु ई के सापेक्ष भी ऋणात्मक होगा, किंतु ये ई जो है इसके लिए किसके भांति कार्य करेगा, धनात्मक की भांति कार्य करेगा। ऊपर वाले के लिए ऋणात्मक, नीचे वाले के लिए धनात्मक। ठीक है, तो चूंकि बिंदु ए बिंदु बी के सापेक्ष धनात्मक विभव पर होता है, अतः डायोड D1 अग्रबायस में होता है। किसमें रहता है, अग्रबायस में होता है, क्योंकि पी क्षेत्र के होल धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर के आगे बढ़ेंगे संधि की ओर, और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर के आगे बढ़ेंगे और दोनों संधि पर संयोग करेंगे, जिसके कारण क्या बहेगी, धारा प्रवाहित होगी। तो ए जो है धनात्मक विभव पर होता है, जिसके कारण पी एन संधि डायोड अग्रबायसित होता है। अतः फलस्वरूप लोड प्रतिरोध RL में से होकर धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसकी दिशा X से Y की ओर होती है। क्योंकि यहाँ देखिए ये ऋणात्मक साइन है तो इधर होगा, तो इस प्रकार धारा की दिशा कहाँ होगी, इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर होगी, तो सॉरी Y से X की ओर होगी। यहाँ क्या होगी, Y से X की ओर होगी। ठीक है, इधर बहेगी धारा, Y से X की ओर होगी। समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या हो रही है, हमको निर्गत सिग्नल प्राप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ से भी धारा बह रही है, प्रथम अर्धचक्र में यहाँ से भी धारा बह रही है। अतः हमें क्या हो रही है, निर्गत सिग्नल वोल्टेज जो है प्राप्त हो रही है। ठीक है, यहाँ बल्ब लगा दीजिए, बल्ब जलेगा। ओके, किंतु इसी स्थिति में डायोड D2 का पी क्षेत्र देखिए, डायोड D2 चूंकि बी सिरा ए सिरा के सापेक्ष ऋणात्मक स्थिति में है, अतः डायोड D2 पश्च अभिनत में होता है, क्योंकि इसका पी क्षेत्र ऋणात्मक बैटरी से जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो ये क्या है, पश्च बायस में होता है। पश्च बायस में होने के कारण इसमें से किसी भी प्रकार का मान्य धारा जो है प्रवाहित नहीं होता। ठीक है डियर, तो एक डायोड कार्य करता है, एक डायोड बंद है, लेकिन धारा तो आपको मिल रही है ना, धारा प्रवाहित हो रही है। ओके, इतना समझ में आ गया। निवेशी सिग्नल के निवेशी वोल्टेज के द्वितीय अर्धचक्र में, निवेशी वोल्टेज के द्वितीय अर्धचक्र में सिरा ए बी के सापेक्ष ऋणात्मक स्थिति में होता है, एवं सिरा बी सिरा ए के सापेक्ष धनात्मक स्थिति पर होता है, तो जिसके कारण ये भी बदल जाएगा। ठीक है, इस स्थिति में चूंकि डायोड D1 पश्च बायस में होता है, अब ये ऋण है भैया, ये धन है। अगर पश्च बायस नहीं समझ में आता तो प्रीवियस क्लास अटेंड करो, समझ में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम बेहतरीन है। तो पश्च बायस में होता है, पश्च बायस में होने के कारण इसमें से किसी भी प्रकार का लोड धारा जो है, मान्य धारा का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि पश्च बायस में है।
किंतु इसी स्थिति में हमारा डायोड D2 धनात्मक अग्रबायस में होता है, क्योंकि इसका धन सिरा धन होल का जो है पी क्षेत्र के होल जो है धनात्मक सिरे से प्रतिकर्षित होकर के संधि की ओर जाएंगे, अतः अग्रबायस में होता है। फलस्वरूप इसमें से धीमान्य धारा प्रवाहित होने लगती है। मतलब एक डायोड बंद है तो दूसरा डायोड चल रही है। फिर पुनः जो है धनात्मक अर्धचक्र में क्या होगा, फिर से धारा बहेगी, वो वाला चालू हो जाएगा, ये वाला बंद हो जाएगा। इसके ऋणात्मक अर्धचक्र में क्या होगा मेरे भाई बताइए, वो वाला बंद हो जाएगा, ये वाला चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दोनों ही अर्धचक्रों में हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। इस कारण इसे पूर्ण तरंग दृष्टकारी कहते हैं, जबकि इससे पहले वाले को हम अर्ध तरंग दृष्टकारी कहते थे, क्योंकि उसके एक ही चक्र में हमको क्या मिलता था, धारा, निर्गत धारा प्राप्त होता था। ठीक है, तो इस कारण हम इसको क्या कहते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टकारी कहते हैं। किंतु इसमें भी जो निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है वह स्पंद युक्त प्राप्त होता है। ठीक है, उसमें भी डीसी और एसी करंट जो है वोल्टेज मिश्रित रहते हैं। ठीक है, स्पंद युक्त प्राप्त होता है, विशुद्ध डीसी वोल्टेज प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, किंतु इसका लाभ ये है कि इसकी दक्षता बढ़ करके इफिशियंसी कितनी हो जाती है, 80% हो जाती है। जैसे कि आपने देखा अर्ध तरंग दृष्टकारी की जो है दक्षता 40% थी, इसका दक्षता कितना हो जाता है, 80% हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये है इसका लाभ। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये समझ में आएगा आप सबको। अब देख लेते हैं कि इसमें जो डीसी और एसी धारा मिक्स है उसको अलग कैसे करते हैं। तो उसके लिए देखेंगे हम लोग क्या चीज, फिल्टर परिपथ। ओके, लेट्स स्टार्ट। फिल्टर परिपथ। फिल्टर परिपथ क्या है, तो अर्ध तरंग दृष्टकारी या पूर्ण तरंग दृष्टकारी से प्राप्त निर्गत वोल्टेज पूर्णतः डीसी वोल्टेज प्राप्त नहीं होता। यह स्पंद युक्त अर्थात डीसी और एसी वोल्टेज का मिश्रण होता है। इस प्रकार इसे पूर्णतः डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए जिस परिपथ का उपयोग किया जाता है उसे हम फिल्टर परिपथ के नाम से जानते हैं। फिल्टर परिपथ के रूप में प्रेरकत्व युक्त परिपथ या संधारित्र युक्त परिपथ का उपयोग किया जाता है, जो डीसी वोल्टेज को तो जाने देता है किंतु एसी वोल्टेज को रोक देता है। और इस प्रकार हमारा जो निर्गत वोल्टेज है उसका क्या हो जाता है, प्यूरिफिकेशन अर्थात शुद्धिकरण हो जाता है। फलस्वरूप जो लोड प्रतिरोध में जो धारा प्राप्त होती है या वोल्टेज जो प्राप्त होता है वो पूर्णतः क्या होता है, डीसी वोल्टेज होता है। कैसे, इधर तो हमेशा एक चीज बात याद रखना कि जब भी आपको फिल्टर परिपथ का यूज करना है तो उसमें अगर यह है हमारा दिष्टकारी, ठीक है, क्या है, दिष्टकारी, तो दिष्टकारी के जो है श्रेणी क्रम में हम प्रेरकत्व का यूज करते हैं। ठीक है, अगर फिल्टर परिपथ के रूप में यूज करना है तो श्रेणी क्रम में किसका यूज करेंगे, प्रेरकत्व का यूज करेंगे। और इस प्रकार ये हो जाएगा हमारा लोड RL। तो यहां जो हमको प्राप्त होगा डियर स्टूडेंट, वो शुद्ध जो है क्या मिलेगा, शुद्ध डीसी वोल्टेज प्राप्त होगा, ठीक है। और यहां है निवेशी, यह निर्गत, क्या है, निर्गत, और क्या है ये, निवेशी स्पंद युक्त वोल्टेज। स्पंद युक्त मतलब डीसी और एसी का मिश्रण, ठीक है। किंतु जब भी आपको किस चीज का उपयोग करना है, संधारित्र का, कैपेसिटर का यूज करना है, तो हमेशा किस फॉर्म में किया जाता है, एज अ पैरेलल, इस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है। RL निर्गत और ये है निवेशी, इस प्रकार निवेशी, ये है हमारा क्या चीज, दिष्टकारी, और ये है कैपेसिटर C। ओके डियर स्टूडेंट,
देख लेते हैं थोड़ा सा कम से कम एक का फिनोमिना देख लेते हैं काम कैसे करता है। देखो इसका काम है जिसकी इसका प्रतिघात क्या होता है एक्स एल इज इक्वल टू, सबको पता है प्रतिघात 2 पाई न्यू एल होता है कि नहीं होता है, 2 पाई न्यू एल। ये क्या होता है प्रतिघात होगा किसका, इस प्रेरकत्व का प्रतिघात क्या होगा एक्स एल इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई न्यू एल। भाई प्रेरकत्व भी क्या करेगा, वो भी तो प्रतिघात की भांति कार्य करते हैं, हमने पढ़ रखा है प्रतिघात प्रतिबाधा प्रतिरोध अध्याय आपका 8 आई थिंक, नहीं 8 नहीं 7, ठीक है, प्रत्यवर्ती धारा जहां पढ़े थे वहां पढ़ाया हुआ है। तो ये भी क्या करता है, इसका भी तो कुछ ना कुछ तो क्या होगा, प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा, तो प्रतिरोध नहीं होता, इसका प्रतिघात होता है, ठीक है, रिएक्टेंस, ठीक है। तो एक्स एल इक्वल टू 2 पाई न्यू एल होता है इसका प्रतिघात। ओके जी, तो होता क्या है ये न्यू, न्यू को देखिए क्या है इसका न्यू, न्यू होती है आवृत्ति, आवृत्ति, और आवृत्ति जो होता है मेरे भाई वो डीसी वोल्टेज का, ना तो डीसी वोल्टेज का होता है ना तो डीसी धारा का होता है, वो सिर्फ किसका होता है एसी वोल्टेज और एसी धारा का होता है। क्यों, आवृत्ति ये होगी फ्रीक्वेंसी, ये देखो, ठीक है, एक सेकंड में जितने चक्कर पूर्ण करती है, चक्कर जितने चक्कर पूर्ण करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति किसकी होती है, धारा की होगी, होगी कि नहीं होगी, किसकी होगी, धारा की होगी। मेरी बातों को समझते हैं ना, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब चूंकि क्या होता है एसी का कुछ ना कुछ तो आवृत्ति होगा, क्योंकि उसकी आवृत्ति भैया वो चक्कर काटता है, चक्कर लगाता है, ठीक है, आवृत्ति होती है एसी करंट का, तो एसी करंट की कुछ ना कुछ तो आवृत्ति होती है। तो कुछ ना कुछ जब आवृत्ति होगा, इसका मान जब हम रखेंगे कुछ ना कुछ, तो हमारा प्रतिघात भी कुछ ना कुछ होगा। तो एसी करंट के लिए क्या हो रहा है, प्रतिघात हो रहा है, प्रतिघात आ रहा है, तो प्रतिघात क्या करेगा, उसको रोकेगा। दैट्स क्लियर ना, एसी करंट का प्रतिघात आ रहा, प्रतिघात बन रहा है क्योंकि उसकी आवृत्ति है इसलिए प्रतिघात आया, तो प्रतिघात है तो उसको क्या करेगा, प्रतिघात का काम है रोकना, किसको रोकेगा, एसी को। लेकिन डीसी का आवृत्ति नहीं होता, इसकी आवृत्ति क्या होती है, शून्य होती है। डीसी के लिए आवृत्ति क्या होती है, शून्य होती है। तो जब शून्य होगा, डीसी के लिए शून्य होगा आवृत्ति, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, शून्य, मतलब उसका प्रतिघात भी क्या हो जाएगा, शून्य, मतलब किसी भी प्रकार का प्रतिघात नहीं है। तो डीसी क्या हुआ, आगे चला गया, और एसी क्या हो गया, रुक गया। कितना जबरदस्त कंसेप्ट है, समझो इस चीज को। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट यहां से क्या निकलेगा, केवल और केवल एसी जो है, डीसी जो है निकल जाएगा, और एसी हमारा भैया, एसी भैया रुक जाएगा और डीसी भैया निकल जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, केवल और केवल डीसी करंट जो है प्राप्त होगा। तो ये है हमारा फिल्टर परिपथ का फिनोमिना और वर्किंग प्रोसेस, हाउ इट इज वर्क। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा प्रेरकत्व को श्रेणी क्रम में और संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जब भी हम फिल्टर परिपथ का यूज करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरे भाई हम लोग अध्याय 14 पढ़ रहे हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 14 दैट इज अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्तियां, परिपथ, पूरा 13 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं फिजिक्स में, कक्षा 12वीं। आप किसी भी का प्लेलिस्ट जा करके आप देख लीजिए और पढ़ाई कीजिए अच्छे से, ठीक है। और इधर भी कंटिन्यू होगा, डेफिनेटली आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।